हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चार्ट का। अभी हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था विज्ञान विषय का, वार्षिक परीक्षा 2024-25 का। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से एक प्रश्न के 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, विक्रम साराभाई। ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कठोर कांच, दूसरा ऑप्शन दे रखा है फोटोक्रोमेटिक कांच, तीसरा ऑप्शन है फ्लंट कांच या चौथा ऑप्शन है साधारण या मृदु कांच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है, साधारण या मृदु कांच हम खिड़कियों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। किस प्रकार का आवेश होता है? पहला ऑप्शन है धन आवेश, दूसरा ऑप्शन है ऋण आवेश, तीसरा ऑप्शन है कोई आवेश नहीं और चौथा ऑप्शन दे रखा है कभी धन आवेश तो कभी ऋण आवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें पता है जो हमारा परमाणु होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये आवेश रहित होता है या उदासीन होता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा था, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि पेचिश रोग होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है अमीबा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम के द्वारा, तीसरा है एंट अमीबा के द्वारा और चौथा है प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, एंट अमीबा द्वारा पेचिश रोग होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 31 मई, दूसरा ऑप्शन है 5 जून, तीसरा ऑप्शन है 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 13 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 5 जून की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून पर्यावरण दिवस। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में रबी की फसल है। तो आपको जब फसल चक्र में बात करते हैं तो रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो रबी की फसल की बात करते हैं जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च या अप्रैल में काटी जाती है, उसको हम रबी की फसल कहते हैं। फिलहाल अभी इस समय आपका कटाई का समय चल रहा है, इसमें आपके खेतों में गेहूं दिखाई दे रहा है, इसलिए रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? गेहूं आ जाएगी। जबकि खरीफ के फसल के अंतर्गत आपका धान है, मक्का है, ये सब खरीफ के अंतर्गत आती है और मूंगफली भी। जायद की फसल की बात करते हैं तो जितनी आपकी खरबूज होते हैं, ककड़ी होते हैं, तरबूज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, सब चीज़ें क्या हैं ये आपकी जायद के फसलगत के अंतर्गत आती हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगर हम सामान्य नेत्र से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो उसकी न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड और चौथा ऑप्शन है वोल्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। कूलाम की बात करते हैं तो यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश अगर आप पूछा जाता है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और सेकेंड आपका समय का मात्रक होता है, यह तो आपको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 में कह रहा है कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है, किस दिशा में रुकता है? पहला ऑप्शन है उत्तर और पूर्व दिशा में रुकता है। दूसरा है उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तीसरा है उत्तर दिशा में लंबवत, उत्तर दिशा के लंबवत रुकता है। या चौथा ऑप्शन है कहीं भी रुक सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। जब भी हम कोई चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है वायु ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है जल ऊर्जा। पवन चक्की बात करते हैं तो यानी कहीं ना कहीं हवा से चलने वाला है, इसलिए ये वायु ऊर्जा की बात करेगा। यानी कि इसमें पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा होती है वह है वायु ऊर्जा है। और जितने भी यहाँ पे ऊर्जा दे रखे हैं सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। यहाँ से शुरुआत हो रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न पूछ रखा है और यहाँ पे 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है। जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आप सभी को मालूम है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। अगला प्रश्न है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? यानी वैन की बात करता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है, यानी पूरे विश्व को जोड़ने का काम या पूरे भारत को जोड़ने का काम क्या करता है? ये वाइड एरिया नेटवर्क करता है। इसी में एक आता है LAN, आता है LAN। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो कि किसी बिल्डिंग को जोड़ने का काम करेगा। यानी कंप्यूटर, इसमें ढेर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम कौन होता है? LAN काम होता है। जिस प्रकार से आप एक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो उस रूम के अंतर्गत इतने एरिया में आपको नेटवर्क मिलता है उस वाईफाई का। इसी प्रकार से वैन की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकता है, जबकि LAN आपका सिर्फ लोकल एरिया होता है, यानी कि एक बिल्डिंग को जोड़ सकता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर इसमें तीसरा है कि जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जून की बात कर रहा है। जून से लेकर अक्टूबर में आप देखते होंगे उस समय बारिश हो रही होती है। क्या हो रही होती है? बारिश का मौसम होता है। स्कूल आपका खुल चुका होता है जून से लेकर जुलाई के बीच में, और उसमें आप खरीफ की फसल बोते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता किसको ज़्यादा होती है? धान को होती है। आपका मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें कह रहा है कि जून और अक्टूबर के माह में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? इसमें आप लिख सकते हैं खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि किसी युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंड में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो वह युक्ति होती है ईमेल। क्या है आपका? ईमेल है, ठीक है। ईमेल के द्वारा आप किसी सूचना को कुछ ही सेकंड में उससे निश्चित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर अपना आकर्षण बल लगाती है तो उस बल को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल यानी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। किसी एक द्रव धातु की बात करते हैं तो एक ही नाम हुआ पारा होता है। पारा का अगर अयस्क पूछता है तो सिने बार होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सिने बार जो है ये पारे का अयस्क होता है। और इसका अगर हम प्रतीक पूछा जाता है तो Hg होता है, ठीक है। ये एकमात्र धातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के अगर गुण की बात करता है, धातुओं में क्या होना चाहिए? एक आधात्य वर्जनीयता होनी चाहिए। धातुओं में तन्यता होनी चाहिए। तन्यता का मतलब तार के खींच करके तार के रूप में परिवर्तित करना। धातुओं में चमक होती है। धातुओं को अगर हम
तो उसको ठोकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। जिस प्रकार से क्वालिटी धातु को होती है, धातु की पहचान होती है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये एकमात्र धातु जो होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, पारा आपने देखा होगा, जो कि थर्मामीटर में आपको जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, जो पहले थर्मामीटर आता था उसमें शीशे वाला, उसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि किसी अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज की बात करते हैं तो ये किस में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। रासायनिक संरचना होती है और इसमें सल्फेट होता है, सल्फर होता है, कई क्रिस्टल मिल करके ये यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं ठोस या यौगिक के रूप में हमारे अधिकांश जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले खनिज का नाम लिखिए। तो अगर यहाँ पे परमाणु भट्टी की बात करता है, परमाणु रिएक्टर की बात करता है, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम, या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूटोनियम का या थोरियम का। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम, ये आपके परमाणु में उपयोग किए पाए जाने वाले हैं खनिज है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं एज अ ईंधन के रूप में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 9 में कह रहा है कि पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। ध्यान में रखेंगे कब की बात करता है तो 1960 में याद करेंगे, 1960 ईस्वी में। और कहाँ पे, इटली के रोम में हुआ था, इटली के रोम में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो 1960 में इटली के रोम में पहला पैरा ओलंपिक की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि सोलर सेल का उपयोग क्या होता है। तो सोलर सेल की बात करते हैं तो यह इसका मेनली उपयोग क्या है कि यह ऊष्मीय ऊर्जा को, जो ऊष्मा की ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, वह सोलर सेल का होता है। इतना ही लिख लीजिएगा इसमें कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका उपयोग है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे शुरू होती है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पहला प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा चुंबक के 4 गुण लिखना है। तो अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे जब भी हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकता है। ठीक है, वह उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ही रुकता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक तो आपका नॉर्थ ध्रुव होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ ध्रुव होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, यानी कि अगर साउथ अगर ले जाएंगे तो आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक चुंबक का 2 चुंबक लीजिएगा, एक तरफ नॉर्थ ले लीजिएगा, दूसरी तरफ आप क्या कर लेंगे, साउथ ले लेंगे, तो ये दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, जो जब भी हम चुंबक का एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसमें से जो चुंबक होता है, जैसे नॉर्थ है या साउथ है, इसमें काल्पनिक रेखा अगर हम खींचते हैं, चुंबक का जो क्षेत्र होता है, तो वह जो क्षेत्र होता है, जो की रेखाएँ निकलती हैं, वो हमेशा ही समांतर निकलेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं काटेंगे। तो ये 4 पॉइंट आप इसके लिख लीजिएगा। और भी पॉइंट है आपको कि फिलहाल यहाँ पे 4 पॉइंट पूछा था, 4 पॉइंट इसके बारे में आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग से में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप भी देखते होंगे आपके घर में भी आज के समय में सभी उपकरण लगभग मौजूद हैं, तो उन उपकरणों को प्रयोग करने से आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले कभी भी आप तार को नंगे पाँव ना छुएं, या पानी से गीला हुआ पाँव या चप्पल जो है उसको पहन करके ना छूना चाहिए। कटे पिटे अगर तार है तो उसकी मरम्मत कर देना चाहिए। स्विच अगर ख़राब है तो उसको भी सही कर देना चाहिए। कहीं पे फ्यूज़ तार का प्रयोग जरूर करें, फ्यूज़ जो आपका तार होता है उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, फ्यूज़ का इस्तेमाल करें। और जितने भी उपकरण हों अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे उसमें स्पार्किंग ना हो। यह सब ध्यान में रखना है। घरेलू उपकरण के प्रयोग में सावधानियाँ बरतनी चाहिए सब। और अपने मन से और भी पॉइंट रख सकते हैं, जो आपको समझ में आए उसको लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तु होनी चाहिए।
जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें बैंडेड होता है, बैंडेज यानी कि पट्टी होती है, रुई होती है, इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए और भी चीज़ें जितनी आपको ध्यान में रखना है जो कि प्राथमिक उपचार में उपयोग होती हैं, उस सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए तथा उसके कार्य भी लिखना है। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारी कई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से आपका पीयूष ग्रंथि है, पीयूष जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा हम अगर ध्यान रखते हैं तो थायराइड ग्रंथि है हमारी। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारा अग्नाशय है। ब्रेक हमारी ग्रंथि है, कई ग्रंथियाँ हो सकती है, फिलहाल इसमें 2 ही नाम लिखने हैं। तो अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारे सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसके क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करती हैं? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारे शरीर में ये पहली बात उपस्थित कहाँ होता है? ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है। ये हमारा थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे गले में होती है और ये चयापचय को नियंत्रित करती है थायराइड ग्रंथि। और अग्नाशय की बात करते हैं तो हमारे पेट में पाई जाती है। ये हमारे ब्लड के अंदर जो शर्करा होती है, शक्कर होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है, अग्नाशय होता है। तो इस प्रकार से फिलहाल 2 ही लिखना था। यहाँ पे 3 दे रखा है, ब्रेक भी दे रखा है। ये हमारे तनाव को नियंत्रित करता है, ब्रेक की जो ग्रंथि होती है और किडनी में पाई जाती है, इसको सब ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि ईमेल भेजने की विधि लिखिए। तो ईमेल कैसे भेजा जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने ईमेल बॉक्स को खोल लीजिएगा। जो ईमेल पॉइंट आपका है प्रोफाइल में चले जाइएगा। ईमेल प्रोफाइल में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे ध्यान में रखना है एक कंपोज का ऑप्शन दिखेगा, उस कंपोज पे जाइएगा। कंपोज में जा कर के आपको किसको मैसेज भी करना है, किसको मेल भेजना है। कंपोज में जाने के बाद आपको किसको मेल करना है उसको ध्यान रखिए और किसको क्या भेजना है उस सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा, उसके एड्रेस को लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कंपोज करने के बाद लास्ट में एक पॉइंट दिखेगा सेंड का, सेंड कर दिया। इस प्रकार से ईमेल सेंड हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 है, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों या द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं धूम्रपान या मादक पदार्थ से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो हमारे मानसिक हो सकते हैं, हमारे सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शारीरिक की तो हमारे शरीर में अगर हम धूम्रपान करेंगे तो फिर अगर हमारे हृदय को नुकसान पहुंचाता है, हृदय आघात हो सकती है, फेफड़ों में नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों में कैंसर हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं शारीरिक तो हमारा शारीरिक हो गया। सामाजिक बात करते हैं तो समाज में आपके जो रिलेशन रहेंगे अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं आर्थिक की तो आप कहीं ना कहीं इसमें पैसे खर्च करेंगे और अगर बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक भी परेशानियां झेलने को पड़ेगी। तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आपके समाज में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। अगर कोई धूम्रपान करता है या शराब पीता है, ये बीड़ी पीता है तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं इसके बारे में आपको पता होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अब इसमें सेकंड कह रहा है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व क्या है। तो सबसे पहले हमारा सामाजिक दायित्व दिव्यांगजनों के प्रति होना चाहिए कि उनको हम समाकेतिक या हम कह सकते हैं एक समान व्यवहार करना चाहिए उनके प्रति, उनको समान अवसर देने चाहिए जिससे वो भी आगे आएँ और उनको अपना जो अंदर का एक्टिविटीज़ है वो दिखाने का मौका मिले। और भी चीज़ें हैं, हमको उनके साथ जब भी हम कहीं पे सफ़र कर रहे हों तो कहीं ना कहीं अगर वो हमको दिव्यांग व्यक्ति दिखे तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। तो इस सब पॉइंट इसमें आप रख सकते हैं। 2016 में PRWD एक्ट आया था जो कि इनके अधिकारों की बात करता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और भी पॉइंट रख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर ये नहीं आता है प्रश्न तो उसके ऑप्शन पे आप यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चालक में 40 गुलाम आवेश
8 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, अगर धारा ज्ञात करना I = Q/T होता है। ठीक है, I = Q/T यानी कि धारा इसको कहते हैं, इसको कूलाम आवेश का मान है और T समय है। तो यहाँ पे दे रखा है कूलाम कितना है 40 और यहाँ पे दे रखा है समय कितना है 8। तो यानी Q की जगह पे 40 रख देंगे हम लोग। Q की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, I = Q/T। तो Q के स्थान पर रख देंगे 40 क्योंकि 40 मान दे रखा है कूलाम, और T के जगह पे 8 रख देंगे। 8 से काट देंगे, 8 × 25 = 40। तो I का मान कितना आ गया 5। तो 5 एम्पियर I की धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, इसलिए लिख देंगे हम 5 एम्पियर। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पूरे 5 नंबर इसको मिल जाएंगे। इसी के साथ यह पूरा आपका पेपर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।